हेलो गाइस, वेलकम बैक टू विशेष क्लासेस। आज जो हम ये लेक्चर है ये है 4 दिसंबर 2019 शिफ्ट 1 पार्ट 1 में ऑलरेडी कवर करा चुकी हूँ। इसमें हमारा पर्पस सिर्फ यही है कि जो आपकी लास्ट टाइम प्रिपरेशन है अभी आपकी दोनों अच्छे से हो जाएगी, हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही। तो ये सीरीज़ हिंदी और इंग्लिश दोनों में है और यूजीसी नेट के प्रीवियस पेपर अभी मैं दिसंबर 2019 के करा रही हूँ। तो अगर आपने इससे पहले मैं 2 दिसंबर शिफ्ट 2 के करा चुकी हूँ हिंदी और इंग्लिश दोनों में, तो अगर आपने वो पार्ट नहीं देखे हैं तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, तो वहाँ जाके ज़रूर देखना। इसके अलावा मैं लॉजिकल रीजनिंग कंप्लीट करा चुकी हूँ ऑलमोस्ट। अपना आईसीटी कंप्लीट हो चुका है, प्रीवियस ईयर के साथ कंसेप्ट हम समझ चुके हैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही। तो अगर आपने वो वीडियोस भी नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखिए। इसके अलावा जो डिजिटल इनिशिएटिव है, स्वयं प्रभा है, मतलब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो, तो उन पे भी वीडियो मैं विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बना चुकी हूँ। तो अगर आपने वो भी नहीं देखे हैं तो प्लीज़ उनको देखें। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो डू सब्सक्राइब माय चैनल। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आता है, डाटाबेस WOS स्टैंड्स फॉर। ये आईसीटी से है कि डाटाबेस WOS का परिवर्णी है वेब ऑफ साइंस, वेब ऑफ सोर्सेज, वर्ल्ड ऑफ साइंस, वेब ऑफ सर्विस। वेब ऑफ साइंस, वेब ऑफ सोर्स, वर्ल्ड ऑफ साइंस, वेब ऑफ सर्विस। तो इसका जो आंसर है डायरेक्ट है, दैट इज़ वेब ऑफ साइंस। ठीक है, वेब ऑफ साइंस। नेक्स्ट आता है, इज़ अ वायरलेस टेक्नोलॉजी बिल्ट इन इलेक्ट्रॉनिक गैजेट फॉर ट्रांसफरिंग डाटा ओवर शॉर्ट डिस्टेंस। एक वायरलेस टेक्नोलॉजी है जिसे कम दूरी पर डाटा को भेजने के लिए इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में बनाया गया है। वाईफाई, ब्लूटूथ, मॉडेम, USB। देखो ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि हमें पता है कि हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं कौन कौन से हैं, जैसे फ़ोन है या कुछ मतलब लैपटॉप है या कुछ भी है, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉनिक्स से हैं चलते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, ठीक है, मतलब चार्ज होते हैं, मतलब आपके गैजेट्स, ठीक है। तो अब उसने क्या बोला है कि जब हम ट्रांसफ़र करते हैं डाटा ओवर शॉर्ट डिस्टेंस, तो जब हम शॉर्ट डिस्टेंस में ट्रांसफ़र करते हैं तो ऑब्वियसली किससे करते हैं, ब्लूटूथ से ना, कि यार ब्लूटूथ ऑन करना, मुझे ये शेयर करना है, ब्लूटूथ ऑन करना, मुझे ये डॉक्यूमेंट शेयर करना है। तो इसका आंसर डायरेक्ट कौन सा है, एक वायरलेस टेक्नोलॉजी है, क्योंकि देखो इसमें हम जब ब्लूटूथ से कनेक्ट करते हैं तो किसी वायर से नहीं करते ना, वायरलेस टेक्नोलॉजी होती है, मतलब विदाउट एनी वायर वो ट्रांसफ़र हो जाता है। तो इसका आंसर है B। नेक्स्ट आता है, द टर्म 1 गीगाबाइट रेफर्स टू। देखो गीगाबाइट बाइट वाला कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, बीट है राइटरी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं इस पर ऑलरेडी एक फुल लेक्चर बना चुकी हूँ। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो वहाँ पे जाके ज़रूर देखिए, डू वॉच दैट वीडियो, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैंने लिंक यहाँ पे डाल दिया है, आई कार्ड पे भी डाल दिया और डिस्क्रिप्शन में भी है, तो ज़रूर देखिए। ठीक है, तो 1 गीगाबाइट का मतलब होता है 1 GB, दैट इज़ 1024 MB। यहाँ से आप ये भी याद कर सकते हो, जैसे हमें पहले एक महीने में एक डाटा मिलता था तो कितना मिलता था, 1 GB मिलता था ना, तो हम देख देख के ये MB खर्च करते थे। खैर आज तो एक दिन में एक का ही 1 GB मिल जाता है, इससे ज़्यादा भी मिल जाता है। तो जो 1 GB है वो कितना होता है, 1024 MB। ठीक है, नेक्स्ट, द मोस्ट डोमिनेंट सोर्स ऑफ बेंजीन एमिशन इन एम्बियंट एयर इज सीमेंट इंडस्ट्री, सिगरेट्स, कार एग्जॉस्ट, पेंट्स एंड वार्निश। आसपास की हवा में बेंजीन उत्सर्जन का सर्वाधिक प्रमुख स्रोत है। इसका वैसे मतलब ये है ऑलमोस्ट, पर ये कार एग्जॉस्ट मानते हैं कि सबसे ज़्यादा है, क्योंकि देखो जो अभी मतलब कार एग्जॉस्ट कैसे कि जो पेट्रोलियम है, पेट्रोल डीजल्स के इनमें क्या होता है, ये बेंजीन होता है, जो तब ये मतलब जलते हैं, मतलब गाड़ी में जब यूज़ होते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है, ये बेंजीन सोर्स मतलब उत्पन्न होता है, आता है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि जो कार एग्जॉस्ट है, कार निसर्जक है, इसका एक प्रमुख स्रोत है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग टास्क इज एसोसिएटेड विद चेंजिंग अपीयरेंस ऑफ डॉक्यूमेंट इन वर्ड प्रोसेसिंग। इनमें से कौन सा कार्य वर्ड प्रोसेसिंग में डॉक्यूमेंट के स्वरूप में बदलाव से जुड़ा है। एडिटिंग, फॉर्मेटिंग, राइटिंग, प्रिंटिंग। संपादन, फॉर्मेटिंग, लेखन, मुद्रण। देखो हम क्या बोलते हैं कि जब भी हम थीसिस करते हैं, आप क्योंकि जो भी नेट की तैयारी कर रहा होगा वो क्या होगा, पोस्ट ग्रेजुएशन कर चुका होगा या पर कर रहा होगा, तो बोलते हैं कि वर्ड डॉक्यूमेंट में आपको ये फॉर्मेट लाना है। ठीक है, तो मतलब हमें वो जब हम पूरे में चेंज करते हैं, उसका अपीयरेंस करते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है कि एक फॉर्मेटिंग होती है, मतलब इस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग हम उसमें क्या करते हैं, चेंजेस लाते हैं, अपीयरेंस में चेंज लाते हैं। सपोज़ कि उसको चाहिए था कि जो आपका चारों तरफ का मार्जिन है वो क्या हो, 0.5 हो, तो ये भी फॉर्मेटिंग में आएगा। ठीक है, उसका कलर, फ़ॉन्ट, स्टाइल, साइज जो भी है वो सब किस में आता है, फॉर्मेटिंग में। मतलब बेसिकली अपीयरेंस चेंज करना उस डॉक्यूमेंट की, तो इसको क्या बोलते हैं हम, फॉर्मेटिंग। नेक्स्ट आता है, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान एम्स टू अचीव द फॉलोइंग इन हायर एजुकेशन सिस्टम। इक्विटी, एक्सेस, 50% GER, एक्सीलेंस, चूज द करेक्ट आंसर। कि राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान का लक्ष्य उच्च शिक्षा प्रणाली में निम्नलिखित हासिल करना है। समानता, पहुंच, 50% GER, उत्कृष्टता। देखो ये भी एक टाइप ऑफ हम स्कीम बोल सकते हैं जो गवर्नमेंट ने चलाई है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि ये किस पे फोकस रखते हैं कि सबको इक्विटी, मतलब
सब इक्वल हैं, ठीक है, और सबको अच्छे से एक्सेस मिले और सब उसमें क्या करें, एक्सेल करें, ठीक है। तो इसका जो मेन मोटो था यही था, इक्विटी, एक्सेस और एक्सीलेंस। और बेसिकली ये सभी डिजिटल इनिशिएटिव जो गवर्नमेंट ने अप्लाई किए हैं, जो चलाए हैं, उनका सबका ही यही इनिशिएटिव है। तो आंसर इज़ A, B, D, C इज़ द राइट आंसर। इस पे भी मैं एक पूरा लेक्चर बना चुकी हूँ, मतलब हम हायर एजुकेशन में डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर आपने वो भी नहीं देखा है तो हायर एजुकेशन का मैंने बिल्कुल ऐसे ही बनाया हुआ है, 4-5 सिर्फ लेक्चर हैं, लेकिन आपको उसमें पूरा सिलेबस विद प्रीवियस ईयर कवर हो जाएगा, ठीक है, तो वो ज़रूर देखिए। नेक्स्ट आता है PCI स्टैंड्स फॉर, ये ICT से है। PCI का डायरेक्ट फुल फॉर्म पूछी हुई है, तो ये बहुत बार पूछते हैं। PCI का परिवर्णी क्या है? पार्शियल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट, पार्शियल कंपोनेंट इंटरेक्शन, पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट और पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरेक्शन, ठीक है। तो जो इसका आंसर है वो है C, डायरेक्ट है। पेरिफेरल इंटरनेट कंपोनेंट क्या होता है? देखो, पेरिफेरल जो डिवाइसेस होते हैं, इंटरनल जो डिवाइसेस होते हैं, उनको कनेक्ट करने में हेल्प करता है। जैसे अगर हम आउटसाइड की बात करें, तो अगर हमारा उस प्रिंटर लगा हुआ है हमारे, उससे मतलब मैं सिर्फ आपको समझा रही हूँ, पर ये क्या होता है, इंटरनली ही आपका कनेक्ट होता है। और क्या कहते हैं, सपोज पेरिफेरल समझा रही हूँ कि क्या होता है कि तो हमारे पास जो प्रिंटर है वो एक पेरिफेरल की तरह एक्ट करता है, तो हम उसको कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। द थीम्स ऑफ सम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स आर, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स डायरेक्ट पूछे जाते हैं, तो इनको ज़रूर एक बार याद कर लेना। और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल और क्योटो प्रोटोकॉल पे भी कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये 3-4 चीज़ें पीपल एंड एनवायरनमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। किस तत्व विकास लक्ष्यों के कुछ विषय हैं? क्लाइमेट एक्शन, सस्टेनेबल सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़, पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस, स्किल डेवलपमेंट एंड डिसेंट एम्प्लॉयमेंट, ग्रीन एग्रीकल्चर, रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन। जलवायु परिवर्तन, स्थायी शहर और समुदाय, शांति, न्याय और मजबूत संगठन, कौशल विकास और उचित रोजगार, हरित कृषि, उत्तरदायी उपभोग और उत्पादन। तो इसके जो मेन है वो है क्लाइमेट एक्शन, सस्टेनेबल सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़, पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस, रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन, ठीक है। तो D इज़ द राइट आंसर, ठीक है, डायरेक्ट है। अंडर ग्रीन इंडिया मिशन हाउ मेनी हेक्टर्स ऑफ डिग्रेडेड फॉरेस्ट लैंड इज टू बी ब्रॉट अंडर अफॉरेस्टेशन? हरित भारत मिशन के अधीन कितने हेक्टेयर निम्नलिखित वन भूमि को वन रोपण के अंतर्गत लाया जाता है? तो इसका डायरेक्ट है कि हरित भारत मिशन में कितने हेक्टर्स का किया गया था? 6 मिलियन हेक्टर्स का, ठीक है, कि मतलब वहाँ पे पौधे वौधे लगाए जाएंगे, सब किया जाएगा, इतने हेक्टर उन्होंने किया है, ठीक है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉल्यूटेंट दैट कॉज डिग्रेडेशन ऑफ वाटर क्वालिटी इन रिवर्स एंड स्ट्रीम्स आर बैक्टीरिया, न्यूट्रिएंट्स, मेटल, टोटल डिजॉल्व्ड सॉलिड्स, एल्गे। सबसे महत्वपूर्ण प्रदूषक जो नदियों और झरनों के पानी की गुणवत्ता में कमी का कारण बनता है? जीवाणु, पोषक तत्व, धातुएं, कुलघुलित पदार्थ और शैवाल। निम्नलिखित विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करें। देखो, जो बैक्टीरिया है वो तो करेगा ही करेगा, जीवाणु करते ही हैं, ठीक है। आपके जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो भी करते हैं। क्या होता है, कई बार न्यूट्रिएंट्स इतने एक्सेस और इतने उसमें डल जाते हैं, जो वाटर की क्वालिटी है, मतलब वहाँ पे जो है उसकी जो क्वालिटी है वो डिग्रेड होना शुरू हो जाती है, ठीक है। बोलते हैं ना कि किसी चीज़ का एक्सेस भी ज़्यादा अच्छा नहीं होता, मतलब किसी चीज़ का होना भी ज़्यादा अच्छा नहीं होता। तो वो इस वजह से यहाँ पे है, और मेटल्स तो करते ही करते हैं। तो यहाँ पे जो मेन है वो है ABC, तो A इज़ द राइट आंसर, ठीक है, मतलब जीवाणु, पोषक तत्व और धातुएं। नेक्स्ट आता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू इन द इंडियन कंटेक्स्ट? कि ऑटोनॉमस कॉलेज कैन ग्रांट डिग्रीज इंडिपेंडेंट ऑफ यूनिवर्सिटीज, ऑटोनॉमस कॉलेज कैन ग्रांट ओनली बैचलर डिग्री इंडिपेंडेंट ऑफ यूनिवर्सिटीज, except doctoral degrees all the other degrees and diplomas can be granted by autonomous college. Whatever may be degree or degree of diploma, autonomous college can grant them under their own name but under the seal of affiliated university. भारतीय परिप्रेक्ष्य में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? स्वायत्त महाविद्यालय विश्वविद्यालयों से स्वतंत्र होकर उपाधियां प्रदान कर सकते हैं। स्वायत्त महाविद्यालय विश्वविद्यालयों से स्वतंत्र होकर केवल स्नातक उपाधियां प्रदान कर सकते हैं। स्वायत्त महाविद्यालयों द्वारा डॉक्टरेट उपाधियों के लिए अतिरिक्त अन्य सभी उपाधियां और डिप्लोमा प्रदान किए जा सकते हैं। चाहे कोई भी उपाधि या डिप्लोमा हो, स्वायत्त महाविद्यालय इसे अपने नाम के अंतर्गत प्रदान कर सकते हैं, परंतु मुहर संबंध विश्वविद्यालय की होगी। तो D इज़ द राइट आंसर। इसमें क्या होता है कि ऐसा नहीं है ना कि मैं एक डिग्री दे सकती हूँ अपने एंड और एक नहीं दे सकती। कोई भी डिग्री, कैसा भी कुछ हो, डिप्लोमा डिग्री हो या वैसे भी हो, तो वो ग्रांट कर सकते हैं, पर जो उस पर सील होगी, मुहर होगी, वो किसकी होगी? उससे यूनिवर्सिटी जहाँ से वो एफिलेटेड है, ठीक है, मतलब उससे संबंध विश्वविद्यालय की ही होगी। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू गेट्स जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड सर्विसेज, हायर एजुकेशन शुड बी ए कॉमोडिटी इन। व्यापार और सेवा पर सामान्य समझौते के अनुसार उच्च शिक्षा में एक सामग्री होनी चाहिए। ये डायरेक्ट है, तो इसमें क्या होनी चाहिए? वो क्या होनी चाहिए? ग्लोबल मार्केट प्लेस होनी चाहिए। तो वो क्या होना चाहिए? वैश्विक बाजार स्थान।
द मेजर बैरियर्स फॉर एक्सेस टू हायर एजुकेशन इन इंडिया, भारत में उच्च शिक्षा तक पहुंचने के लिए प्रमुख बाधा कौन कौन सी हैं। मतलब ये पूछ रहा है कि अगर आप मतलब हायर एजुकेशन पे जाते हो तो बीच में कौन से ऐसी बाधाएं आती हैं, कौन सी ऐसी मुश्किलें आती हैं जो मतलब हमें हायर एजुकेशन लेने से रोक रही हैं, ठीक है, ऐसे हम बोल सकते हैं। फर्स्ट आता है मोर अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ एम्प्लॉयमेंट फॉर लेस एजुकेटेड, गवर्नमेंट पॉलिसीज़, लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन, इकोनॉमिक स्टेटस, कंपटीशन फ्रॉम फॉरेन यूनिवर्सिटीज़, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन इन सोसाइटी। कम शिक्षितों के लिए रोजगार का अधिक अवसर, सरकारी नीतियाँ, निर्देश की भाषा, आर्थिक स्थिति, विश्वविद्यालय के प्रतिस्पर्धा, सामाजिक में लैंगिक भेदभाव। देखो सबसे पहली बात, निर्देश की भाषा, इकोनॉमिक स्टेटस तो ज़रूर होगा ही होगा, ठीक है। तो जिसमें इकोनॉमिक स्टेटस नहीं है वो हम कट कर देते हैं, ए और बी कट। इकोनॉमिक स्टेटस क्यों होगा, देखो अगर इकोनॉमिक स्टेटस है, ठीक है, तो क्या है, अब हम देखते हैं कि इतने सारे बच्चे हैं जो कहीं ढाबे पे लगे होते हैं या कहीं मजदूरी कर रहे होते हैं, कुछ भी कर रहे होते हैं, वो किस वजह से कर रहे होते हैं, क्योंकि उनकी आर्थिक स्थिति सही नहीं है, इकोनॉमिक स्टेटस सही नहीं है, तो ऑब्वियसली उनको हायर एजुकेशन नहीं मिल पाती। तो मतलब ये तो एक मेन रीज़न है ही। और साथ में क्या है, एक निर्देश की भाषा, सपोज़ कि अगर उनके पास चलो कैसे भी पैसे वैसे कुछ भी है भी है, पर जो लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन है वही अलग है, तो वहाँ पर भी डिफरेंस आ जाता है, ठीक है। और नेक्स्ट आता है जेंडर डिस्क्रिमिनेशन सोसाइटी, मतलब लड़कियों को तो आज भी मतलब इतना हम मॉडर्न हो गए हैं, पर आज भी कुछ गाँव हैं, कुछ ऐसे मतलब एरियाज़ हैं जहाँ पे लड़कियों को पढ़ाना बिल्कुल ही ऐसे माना जाता है कि हम नहीं पढ़ाएंगे, मतलब उनकी शादी जल्दी कर दी जाती है। तो ये जेंडर डिस्क्रिमिनेशन भी है सोसाइटी में, तो मतलब ये मेजर बैरियर हैं एक्सेस के। तो सी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। मतलब समाज में लैंगिक भेदभाव करना, आर्थिक स्थिति और निर्देश की भाषा, ये मेन है। नेक्स्ट आता है आइडेंटिफाई फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो द को बेनिफिट ऑफ मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। देखो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल बेसिकली ओजोन डिप्लेशन के उसमें बनाया गया था कि जितने भी उसको करने मतलब वाली गैसेज हैं हम उसका कम वो करें, एमिशन कम करें। तो यहाँ पे जो मेन एक जो है वो है कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे जो इसने ऑप्शन दिया वो क्या है, इम्पिटस ऑफ टू डेवलपमेंट ऑफ एनर्जी एफिशिएंट सिस्टम, रिडक्शन इन कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन, कन्वर्जेंस ऑफ एफर्ट्स ऑफ इंटरनेशनल कम्युनिटी इन एड्रेसिंग एयर पॉल्यूशन, कंट्रोल ऑफ ट्रांसबाउंडरी मूवमेंट एंड हजार्डियस वेस्ट, कुशल ऊर्जा प्रणाली के विकास के लिए प्रेरणा, कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में कमी, वायु प्रदूषण को संबोधित करने में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के प्रयासों का रूपांतरण, खतरनाक कचरे का बाउंड्री गतिविधि का नियंत्रण। तो सेकेंड इज़ द राइट आंसर कि जो हमें कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में क्या करनी है, कमी, ताकि जो हमारी ओजोन लेयर है उसका डिप्लीशन कम से कम हो सके, ठीक है। ये 1987 में लिया गया था, मतलब बनाया गया था प्रोटोकॉल। नेक्स्ट आता है द नेशनल एजेंसी फॉर रिस्पॉन्डिंग टू कंप्यूटर सिक्योरिटी इंसिडेंट्स आर एज एंड व्हेन दे ऑकर इज कैट, सीडैक, CCA, ICERT। कंप्यूटर सुरक्षा संबंधी घटनाओं का जवाब देने के लिए राष्ट्रीय एजेंसी के रूप में है। डी इज़ द राइट आंसर, ICRT है, ठीक है। ये क्या देखते हैं, जितने भी आपके साइबर स्कैम होते हैं या कुछ और भी देखते हैं, तो मतलब रिलेटेड टू कंप्यूटर सब कुछ यही देखती है कि कुछ भी स्पैम है या कुछ और चीज़ है, जो भी इश्यूज़ हैं तो वो सब यही एजेंसी देखती है, सिक्योरिटी से रिलेटेड, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका DI। देखो DI करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप वो समझो कि DI में दिया क्या हुआ है, ठीक है। आपको सब्जेक्ट दिया हुआ है, परसेंटेज ऑफ मार्क्स दिए हुए हैं, ठीक है। मतलब आपको 150 और 130, 120, 100 और इंग्लिश अगर आपको ये दिख रहे हैं तो ये आपको मार्क्स दिए हुए हैं और ये इनका परसेंट दिया हुआ है। सेम आया हुआ है, मैंने ये 2 दिसंबर की शिफ्ट फर्स्ट में कराया है आपको, ठीक है, फर्स्ट पार्ट में। तो अगर आपने वो नहीं देखा है तो वहाँ पर ज़रूर देखिएगा। और मैंने नॉर्मल भी आपको DI के एग्जाम्पल वैसे भी समझाए हैं, तो आप वहाँ जाके भी देख सकते हैं। देखो सबसे पहले आपको सबसे ज़रूरी यही होता है कि हम DI ही समझें, ठीक है, मतलब कि क्या दिया हुआ है। हम हिंदी में और देख लेते हैं कि जो निम्नलिखित टेबल है इसमें क्या दिया है कि परीक्षाओं में 6 छात्रों के 5 विभिन्न विषयों में, मतलब 5 डिफरेंट सब्जेक्ट में जो प्राप्त अंकों की प्रतिशत दिया हुआ है, ठीक है। तो मतलब 150 नंबर में से मतलब कितने परसेंट आए हैं उसके, 90%, ठीक है। मतलब ये मार्क्स नहीं हैं, तो आप इसके आधार पर ये सब निकालें। तो पहला पूछा है व्हाट वाज द एग्रीगेट ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय सानिया इन ऑल 5 सब्जेक्ट, कि सभी विषयों में सान्या के प्राप्त अंकों का पूर्ण योग कितना है, ठीक है। तो हम यहाँ से निकाल लेते हैं। देखो अब उन्होंने ये पूछा है कि सान्या के कितने मार्क्स हैं, तो हम फर्स्ट निकालेंगे मैथ्स में कितने हैं, 90% ऑफ कितने हैं, 150, क्योंकि हमें मार्क्स निकालने हैं, हमें सिर्फ 90 वो नहीं बताना, 59 × 135, ठीक है। मतलब मैथ्स में उसके कितने आए हैं, 135। नेक्स्ट 60, 130 मतलब 135। केमिस्ट्री में कितने थे, 60 × 130 डिवाइड बाय 100,
78। ऐसे हमें निकालना है 85% निकालना है किसका, 120 का, ठीक है। ऐसे ही हमें निकालना है 80, क्योंकि 100 है तो यहाँ पे ये 80 होगा, ये भी 60 होगा। जब हम सबको प्लस करेंगे तो आंसर आएगा सी, ठीक है। ये करके देखना और मुझे कमेंट बॉक्स में बताना फिर भी कोई डाउट है तो। सेम हिंदी वालों के लिए है। इन विच सब्जेक्ट द परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट इज़ वर्स्ट इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज ऑफ मार्क्स। देखो अब सीधा डायरेक्ट परसेंटेज ऑफ मार्क्स की पूछी हुई है, तो आपको क्या करना है, सिर्फ केमिस्ट्री का इसने क्या पूछा है कि कौन से में कम है, तो केमिस्ट्री का ले लेते हैं पहले। केमिस्ट्री की कितनी है, केमिस्ट्री 50 + 60 + 60 + 75 + 80 + 75 डिवाइड बाय 6 कर देना, ठीक है। ऐसे ही आपको फिजिक्स की करनी है, ऐसी बायोलॉजी, ऐसी ही इंग्लिश की। तो जिसकी भी कम परसेंटेज आएगी, मतलब आप हमें क्योंकि मार्क्स नहीं पूछे ना, परसेंटेज पूछे है, तो आप ये डायरेक्ट परसेंटेज ले सकते हैं। तो वहाँ पर जो सबसे कम आएगी वो आएगी डी, इंग्लिश की। नेक्स्ट आता है हाउ मेनी स्टूडेंट्स ऑब्टेन 60% एंड अबव मार्क्स इन ऑल द सब्जेक्ट। देखो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है इन्होंने कि 60% से ज़्यादा किसके आए हैं, मतलब सब सब्जेक्ट में। अब मतलब हमें देखना है कि 60 से ज़्यादा किसके हैं। अमर के एक में 50 हो गए तो अमर तो नहीं है। 60 से ज़्यादा या 60 हम बोल सकते हैं, 60 से ज़्यादा हम देखेंगे, ठीक है। 60 से ज़्यादा तो यहाँ पे भी 60 हैं, 60 से ज़्यादा होने चाहिए थे, ये भी नहीं होगा। तो यहाँ पे सब 60% से ज़्यादा हैं। यहाँ पे भी सब यहाँ पे नहीं है, और किस में नहीं है, इसमें भी नहीं है, और ये 60 और 60% से ज़्यादा। तो ये सी, एक तो सान्या के हैं और एक किसके हैं, राहुल के हैं, ठीक है। इसमें 40 आ गया, इसमें भी 40 आ गया। तो आपको ये देखना था कि किन बच्चों ने सभी सब्जेक्ट में 60 या 60 से ज़्यादा लिए हैं। तो यहाँ पे सिर्फ 2 ही बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने लिए हैं, ठीक है। 60 या इससे अधिक दोनों बताने थे, दो स्टूडेंट ऐसे हैं। कौन कौन से हैं, एक तो है सान्या और एक कौन है, राहुल। सान्या और राहुल दोनों के, ठीक है। उसके बाद आता है व्हाट इज़ द एवरेज मार्क ऑब्टेन बाय ऑल 6 स्टूडेंट इन केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में हमें सबके मार्क्स निकालने हैं। कैसे निकालेंगे, अंकित के कैसे निकालेंगे, 50/100 × 130, ठीक है। प्लस अब अमर के कितने हैं, 60/100 × 130, ऐसे करके निकालेंगे हम, ठीक है। तो जो भी आंसर निकलेगा उसको डिवाइड बाय 6, उसको डिवाइड बाय कितने कर देंगे, जितने भी हमारा टोटल बनता है उससे, और इंटू 100 कर देंगे। इनके सबके मार्क्स निकाल के डिवाइड बाय एवरेज पूछा है तो डिवाइड बाय 6 कर देंगे हम, ठीक है। तो आंसर आएगा आपका 86.66, ठीक है। परसेंटेज निकालने इंटू 100 हो जाएगा। बट इज़ द ओवरऑल परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन बाय अमर। अमर के कितने हैं, तो हम वही अमर के परसेंटेज निकाल लेंगे, सभी अमर के मार्क्स निकाल लेंगे पहले सब में, जैसे 100 × 100 × 150 करके, तो कितना आया, 150, ठीक है। 60/30, मतलब सब में उसके मार्क्स निकालेंगे, तो मार्क्स निकाल के डिवाइड बाय कितने कर देंगे, 600। इसका टोटल बनता है 600, जैसे हम अपना निकालते हैं, ठीक है। सपोज़ कि अगर उसके आते हैं 600 में से 425 डिवाइड बाय 600 × 100, तो यहाँ से उसकी क्या निकल जाएगी, परसेंटेज। तो जो आंसर आएगा वैसे बी आएगा 72%, ठीक है। तो ये थी 4 दिसंबर शिफ्ट 1 पार्ट 2। तो अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है, किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड डाउट है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें जो नेट की तैयारी कर रहे हैं। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू।